हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। चलिए आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ को स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या था वो लॉ। उस लॉ को समझने से पहले हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है इसे। तो चलिए डिस्कशन करते करते समझते हैं कि क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी और क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ। राइट, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप यहाँ पे खड़े हैं राइट, ग्राउंड के ऊपर, और आपके तरफ लेट से इधर से एक व्हीकल आ रहा है और इस व्हीकल का मास है लेट से 100 किलोग्राम्स और इसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, अच्छा दूसरी बात, सामने से एक और व्हीकल आ रहा है। इस व्हीकल का मास है 200 किलोग्राम्स और इसकी स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड। करेक्ट, ये व्हीकल आपकी तरफ आ रहा है, ये व्हीकल भी आपकी तरफ आ रहा है। आपको इन दोनों व्हीकल एक एक करके आ रहे हैं। लेट्स से पहले ये व्हीकल आता है, फिर वो व्हीकल आता है। आपको इन दोनों व्हीकल्स को रोकना है, ठीक है, फोर्स लगा के। तो ऑब्वियसली जब आप इस व्हीकल को रोकेंगे तो आपकी फोर्स का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, तभी तो वो व्हीकल रुकेगा। और जब इस व्हीकल को रोकना होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस व्हीकल के ऑपोजिट होगा, तभी वो रुकेगा। ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन है कि आपको दोनों में से किस व्हीकल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आई थिंक द आंसर इज प्रिटी सिंपल। जो व्हीकल ज़्यादा स्पीड से आ रहा है और जो ज़्यादा हैवी है, उसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा मुश्किल आएगी या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, इसका मतलब है इन दोनों व्हीकल्स के अंदर जो ये दो बातें हैं, इनका मास और इनकी वेलोसिटी ये अलग है। इस वजह से मुझे इनकी मोशन को तोड़ने के लिए, मोशन ख़त्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। राइट, सो बस मैं ये कहूँगा दैट इस बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, इस बॉडी को मैं ए कह देता हूँ, इस बॉडी को मैं बी कह देता हूँ। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी बी। दैट मीन्स इस बॉडी की मोशन तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। राइट, बस बच्चों, दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन जिसको तोड़ने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन दोनों के अंदर ही, इसे हम कहते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम इज बेसिकली अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। राइट, एंड क्योंकि हम मोशन को वन डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, वन डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, सिंगल डायमेंशन सिंगल डायरेक्शन, इसलिए ये मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। सो यू कैन से जब हम किसी बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को सिर्फ एक डायमेंशन में स्टडी करते हैं तो उस एक डायमेंशन में उसके अंदर जितनी मोशन भरी हुई है, जिसको रोकने के लिए आपने ऑपोजिट फोर्स लगाई, उसे आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं। So what do we define? How do we define linear momentum? Linear momentum is a physical quantity that tells about the quantity of motion contained in a body। किसी बॉडी के अंदर मोशन की कितनी जिद है, कितनी क्वांटिटी है, उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। राइट, एंड इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं और इसको यूनिट्स भी देंगे। बट क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? सो रिमेंबर दैट linear momentum
या मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के पास सेंस होती है डायरेक्शन की, हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। सो किस तरह की क्वांटिटी होगी बच्चों? ये स्केलर की वेक्टर, हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। नाउ किसी भी और क्वांटिटी की तरह, खासकर ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी तो है नहीं, जैसे टाइम होता है, मास होता है, लेंथ होता है, तो किसी भी और क्वांटिटी की तरह ये भी कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी। सो आपको क्या लगता है, जब हम इन दोनों बॉडीज की मोशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, किन दो बातों का हमने ध्यान दिया? ऑब्वियसली इनका मास और इनकी वेलोसिटी, इसका मास और इसकी वेलोसिटी। दैट मीन्स मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बॉडी का मास कितना है और बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन टू quantities or two factors. First one is mass, right? Mass of object or body, and second one is velocity of object or body. So that means linear momentum सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। And very important, how do we calculate momentum? It's a physical quantity, so we should be able to calculate it. Remember बच्चों, linear momentum is represented by a symbol small p, right? And it is a vector quantity, तो हम इसके ऊपर arrow लगाएंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ऊपर कोई एरो नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो ऊपर एक एरो आएगा। इसका मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म के बिना लिखो तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, बस v यहाँ पे, इससे हमें ये पता लगता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पे बॉडी इधर को आ रही थी तो इसका मोमेंटम भी इधर को ही है, यहाँ पे बॉडी इधर को जा रही थी तो इसका मोमेंटम भी इधर को है, समझे? सो लीनियर मोमेंटम हमें बताता है कि किसी बॉडी के अंदर कितनी मोशन कंटेन्ड है, और ये दो बातों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब इसके यूनिट्स भी निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। सो एसआई यूनिट्स की बात करें ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वो क्या बनेंगे? देखो, मास के यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम, और वेलोसिटी के होते हैं मीटर्स पर सेकेंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए एसआई सिस्टम में, राइट? और सीजीएस सिस्टम में सीजीएस यूनिट्स क्या बनेंगे? सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स होंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम होगा, मीटर्स की जगह सेंटीमीटर, और पर सेकंड की जगह तो पर सेकंड ही होगा। सो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड कह लो सीजीएस यूनिट्स में, और एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। सो दिस इज लीनियर मोमेंटम। अब बात आती है कि हमने ये नई क्वांटिटी स्टडी क्यों की है? बहुत सिंपल है, न्यूटन का जो नेक्स्ट लॉ हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए इसी क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो लॉ क्या कहता है। तो बहुत सिंपल सा लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, राइट? सो बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसे हम फोर्स लॉ भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को मैं सिंपली कह सकता हूं फोर्स लॉ, क्योंकि इसके अंदर हम फोर्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं इट इज द क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव लॉ, मतलब इसमें हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं फोर्स की, कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है। कैसे करेंगे, लेट अस ट्राई। बहुत सिंपल है। पहले न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम डिफाइन कर देते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द force applied on an object is proportional to ध्यान दीजिएगा, rate of change of its momentum, linear momentum. Now what is the meaning of rate of change of momentum? ध्यान दीजिए, न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने चलाना है या रोकना है, वो ऑलरेडी रुका हुआ है तो उसको चलाना है, और अगर वो चल रहा है तो उसको रोकना है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास है लेट्स से 10 किलोग्राम और इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने इस पे फोर्स लगाई, 1 सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका भी मास 10 किलोग्राम है, उसकी भी इनिशियल स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर मैंने उसकी फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी बना दी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए ज्यादा मोमेंटम में चेंज किसके आया? खुद सोचिए। इसका पहले मोमेंटम था 0, मास इंटू वेलोसिटी, 10 इंटू 0 इज 0। अब इसका मोमेंटम कितना हो गया 1 सेकेंड के बाद? मास अभी भी 10 किलो है और वेलोसिटी 10, 10 इंटू 10 100 हो गया इसका मोमेंटम। इसका पहले मोमेंटम कितना था? 10 इंटू 0 0, पहले इसका भी 0 था। अब इसका मास तो 10 किलोग्राम ही है बट वेलोसिटी 20 है, तो मोमेंटम कितना हो गया 200। तो आप खुद सोचिए, इसने 1 सेकेंड के अंदर कितना चेंज किया मोमेंटम? 100 माइनस 0 100। इसने 1 सेकेंड के अंदर कितना मोमेंटम चेंज किया? 200 माइनस 0 200। तो ज्यादा मोमेंटम का चेंज किस में आया है? आंसर इज इसमें। इसका मतलब इस केस में हमने अगर फोर्स लगाई F, लेट्स से F2, और इस केस में फोर्स लगाई F1, तो दोनों में से ज्यादा बड़ी फोर्स कौन सी होगी? F2 ज्यादा बड़ी है F1 से। क्यों? क्योंकि उसने उतने ही टाइम में, पर यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर ज्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम किस में लाया? सेकेंड बॉडी में। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ। तो हम इसको कैसे हम लिखते हैं मैथमेटिकली? ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। टाइम टेकन फॉर चेंज, इस चेंज को कितना टाइम लगा। सो आई कैन राइट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम बनेगा। अब नाउ सी, लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी u मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये ऑलरेडी मूव कर रहा था u के साथ, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई लेट्स से v मीटर्स पर सेकेंड। सो मुझे बताइए, और इसका मास है m, और इसका मास तो सेम ही रहेगा, तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना बनेगा? फाइनल मोमेंटम बनेगा मास इंटू v, m इंटू v फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना बनेगा? मास इंटू u इनिशियल वेलोसिटी, राइट, डिवाइडेड बाय, मान लीजिए इस पूरे टाइम को कितना टाइम लगा, इस पूरे चेंज को t। सो दिस इज न्यूटन का सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, राइट। न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, करेक्ट। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, m इज कमिंग आउट कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये देखो mv माइनस mu में से m कॉमन निकाला बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, v माइनस यू बाई टी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद कीजिए, a इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। सो दिस इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यहाँ लॉ ही लिख देते हैं, लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का लॉ है एक्सेलरेशन का। इसका ये मतलब है किसी बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब है उस पर ज़्यादा फोर्स लगी है। यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड के अंदर 20 वेलोसिटी हो गई, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 20 माइनस 0 20 का। ऊपर वाले केस में 10 का चेंज आया था, 10 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी हुई थी, 10 माइनस 0 इज 10। मतलब अगर आपका मान लीजिए आप दो दोस्त हो, आपके दो फ्रेंड्स बाइसाइकिल पे बैठे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक फ्रेंड ने एक साइकिल को धक्का मारना है, दूसरे फ्रेंड ने दूसरे साइकिल को। तो जौन सा फ्रेंड 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन देगा साइकिल को, हम कहेंगे उसने ज़्यादा फोर्स लगाया, प्रोवाइडेड वो दोनों बाइसाइकिल्स का मास, आपके दोनों फ्रेंड्स का मास सेम हो तो। सो दिस इज द लॉजिक, जिस बॉडी पे ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगी उसी पे ज़्यादा फोर्स लगी होगी, तभी ज़्यादा एक्सेलरेशन आई है। नाउ अब यहाँ पे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन इज इक्वल टू का साइन लिखते हैं, F इज इक्वल टू K इंटू M इंटू A। हेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड बच्चों SI यूनिट्स हो CGS यूनिट्स हो, K की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या निकल के आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ये फॉर्मूला निकल के आया और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, राइट। और यहीं से आप ये भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस u डिवाइडेड बाय t। सो बेसिकली ये तीनों फॉर्मूलास हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ में ही इंक्लूडेड होते हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर इज बहुत सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास तो स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी की जो फाइनल एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो रही होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है, राइट। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अ क्वांटिटेटिव लॉ जो हमें फोर्स की वैल्यू बताता है। नाउ यहां पे हम फोर्स के SI यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। सो लेट अस सी, बहुत इंपॉर्टेंट है SI यूनिट्स ऑफ फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर मास 1 किलोग्राम का हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी पे कितनी फोर्स लगी है, 1 न्यूटन की। सो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम into 1 meters per second square. So how do you define 1 Newton? हम कहेंगे if a body of 1 kilogram experiences an acceleration of 1 meters per second square, then the force on it is 1 Newton. This is the SI unit of force. Now what is the CGS unit of force? वो भी देख लेते हैं. So let me draw it over here. Oh, I'll draw it over here. So CGS unit of force. So CGS unit का मतलब है force is mass into acceleration. So mass should be in gram, 1 gram. Acceleration should be 1 centimeter per second square. And इस force को हम कहते हैं dyne.
So the CGS unit of force is dyne. Remember this. And 1 dyne की definition क्या होगी? If a mass of 1 gram experiences a force of 1 centimeter per second square, then the force on it is 1 dyne. Ab, this is clear? So this is about the force. Now let us move forward. क्या हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स? यस. सी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू force on 1 kilogram of mass having 1 meters per second square acceleration. अब मैं इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ. सो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, करेक्ट. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट. और 1 सेकेंड ये तो ऐसे ही रहेगा पावर -2 के साथ. सो दिस इज बेसिकली 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज दिस? ओके, लेट मी राइट लाइक दिस. 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 10 की पावर 5. what is this? Gram centimeter per second square. This is dyne. So that means 1 Newton is equal to 10 की पावर 5 dynes. मतलब 1 न्यूटन का मतलब 1 लाख डाइन होता है, करेक्ट. 1 lakh dyne. This is the relationship between 1 Newton and dyne. Now अगर मुझे आ जाए कि how many dynes are 50 न्यूटन्स, 50 न्यूटन्स को डाइन्स में कन्वर्ट करो, तो बहुत सिंपल है. हम 50 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द आंसर इज 50 इंटू 1 लाख इज 50 लाख. यस, 50 लाख डाइन, करेक्ट. सिमिलरली अगर आपको आ जाए कन्वर्ट 50,000 डाइन इंटू न्यूटन, तो क्या करेंगे हम? आई विल राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन. दैट मीन्स 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन. रेसिप्रोकल कर दिया, करेक्ट. सो 50,000 डाइन्स मीन्स 50,000 डाइन मीन्स 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 न्यूटन. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 50,000 इंटू 1 बाय 1 2 3 4 5. सो दिस इज 1 by 2 न्यूटन और 0.5 न्यूटन. So this is how we convert the force units from CGS into SI and SI into CGS, right? Now one more important thing to discuss is क्या हम इस लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ विच वॉज अ लॉ ऑफ इनर्शिया प्रूव कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस. हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन एंड प्रूव कर सकते हैं. हाउ? आइए देखते हैं. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. हम सेकेंड लॉ से कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट न्यूटन सेकेंड लॉ. इट इज F इज इक्वल टू m इंटू v minus u upon t. This was one form. एक फॉर्मूला ही हमने पढ़ा था. Now let us say let there be a body, let a body, right, let a body be moving with initial velocity u, right, initial velocity u, right. तो एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी,
ये एक u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इधर को, करेक्ट। और मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी इज v। तो यहां तक आते आते इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई v, राइट। बट इस पे हमने फोर्स नहीं लगाई, द फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0, राइट। सो इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। सो इफ आई पुट इन दिस फॉर्मूला, force is 0, 0 is equal to m into v minus u upon t. Now pay attention. Basically mass और time 0 नहीं हो सकते, mass and time cannot be 0, ना ही किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 होगा ना टाइम 0 होगा। दैट मीन्स 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज v माइनस यू की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। तो यहाँ से v एंड u इक्वल आ गए। इसका मतलब अगर किसी फोर्स की एब्सेंस होती है तो ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता था, यही गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे तो वो फॉरएवर सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, राइट। नाउ इसी तरह से I can conclude, therefore we can say in absence of external force, final velocity is equal to initial velocity। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक स्पेशल केस में समझाऊं, स्पेशल केस दैट अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे होता, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की इनिशियली रेस्ट पे होता तो उसकी u वैल्यू होती 0, राइट। तो इसका मतलब v की वैल्यू u के बराबर आई तो v की वैल्यू भी 0 होती। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा हुआ है और उस पर कोई वेलोसिटी एक्ट नहीं कर रही तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी जितनी ही रहेगी, मीन्स 0, मतलब वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। एंड दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो बिना किसी फोर्स के वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, और अगर वही ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो बिना किसी फोर्स के वो उसी तरह से वहां पे रखा रहेगा, पड़ा रहेगा। दिस इज एब्सोल्युटली लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। So this is how we can explain Newton's first law from his second law. I hope आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। Keep learning, keep growing.